हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्तार खान। कोरोना काल, संकट काल में देश किस मजबूती के साथ सामना कर रहा है कोरोना की इस महामारी का, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब बेहद खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में। ई शिखर सम्मेलन क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का हम सब पालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो देश आपसे ये जानना चाहता है सर कि ये जो कोरोना की महामारी है, इसका सामना इन पिछले 38 दिन के लॉकडाउन में हमने किस तरीके से किया? इस कोरोना के खिलाफ जंग में आज भारत कहां है? तो एक तो आप देखेंगे, अगर जो हिंदुस्तान में जो हुआ है ये लास्ट 40 दिनों में, ये तुलना करें अगर जो हम सारी दुनिया की, तो ये जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि टोटल लॉकडाउन किया एक ही गो में सारी कंट्री को, और उसके बाद उसको 3 हफ्ते के बाद एक्सटेंड भी किया गया। तो ये तो 3 बात रही कि इसका एफर्ट लॉकडाउन का यही होता है कि जो वो फैल रही है उसको थामा जाए और जो चेन है फैलने की उसको तोड़ा जाए। तो उन दोनों में तो हम काफी सक्सेसफुल हुए कि आज के दिन अगर जो आंकड़े आप देख रहे हैं कि 30-35 हजार के बीच पे हैं हम, और हमारा डेथ रेट भी बहुत लो है। इसमें ये इस टाइम में 3 चीजें हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जैसे हमारी हेल्थ केयर डिलीवरी की तैयारी थी कि अगर जो लोगों को यह महामारी फैलेगी तो इनका ध्यान कैसे रखा जाएगा मेडिकली, क्योंकि आज मेडिकल जो लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर जिसको कहते हैं, वो आज की सेना है। तो उनकी तैयारी, बेड्स, पीपीईज, वेंटिलेटर, उस सब का टाइम हो गया, तो काफी अच्छी तैयारी हो गई। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे बोला कि उसमें जो चेन टूटी है, इसका ये जाहिर है। उसके साथ साथ लोगों को ये भी आदत पड़ गई कि मास्किंग कैसे करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि अब तक भी उसका उल्लंघन होता है, पर वो लोग सीख गए। तीसरी बात जो और भी बहुत महत्वपूर्ण है ये कि आजकल दवाइयां भी की उम्मीद बढ़ गई, प्लाज्मा थेरेपी की उम्मीद बढ़ गई। ये सब अभी ट्रीटमेंट नहीं है, पर ये इन पे जो टाइम मिला है एक्सपेरिमेंट करने का, उसकी वजह से उम्मीद बढ़ गई है। तो ये तीनों चीजों को मिला के हमारे जो लास्ट ये लॉकडाउन के दिन है, उसके जो फायदे हैं वो तो ये है। अब आपको प्रॉब्लम आएगा। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जी एक्चुअली आपने वो जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बात की, उस पर भी मैं विस्तार से आना चाह रही थी आपने। लेकिन जिस तरीके से ये गिनाए हमें कि हमने पिछले 40 दिन, 38 दिन ही आज हुए, 2 दिन बाकी है 40 दिन पूरे होने में, ये जो हमें तैयारी का मौका मिल गया, हमको संक्रमण की कड़ी जो थी, चेन जो थी, उसको तोड़ने में मदद मिली। हम मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उतारने में कामयाब रहे, और कुछ उम्मीद की किरण जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट के तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में अब ये माना जाए कि अब 3 मई के बाद मतलब भारत लॉकडाउन फ्री हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरा तो इकोनॉमिक्स का मुझे नॉलेज नहीं है, पर मैं ये बताऊं आपको कि खोलना जरूरी है। जरूरी है, बट स्टेप बाय स्टेप खोलना जरूरी है। क्योंकि जो हमने 4 हफ्तों में देखा कि हमारे हॉटस्पॉट भी मिल गए, जो ऑरेंज जोन भी मिल गए, ग्रीन जोन भी मिल गए। अब हमारे सामने क्या है कि भूखमरी फैलेगी अगर जो हम इसको लॉकडाउन रहेंगे खूब देर। आपने देखा कि लेबर की क्या बुरी हालत हुई है, क्या लोगों को कष्ट सहना पड़ा है। तो इसलिए हम चाहते हैं उस कष्ट को भी कम किया जाए, और मेंटली भी लोग बहुत निराश हैं। अगर जो हमारा जो संतुलन है वो टूट गया जी, तो वो बुरा होगा। तो मेरे ख्याल से कि 10% जो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी नॉर्मल इंडिया में होती है, जैसे फार्मिंग सेक्टर खुल गया 15 तारीख से, अब उसको कंप्लीट कर सके हैं कि नहीं, कि भाई खेत से लेके टेबल तक उसकी सारी चेन पूरी हो गई है कि किसी का बीच में नुकसान नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट हो रही है, मंडी खुली है, बिक्री हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये अगर जो कंप्लीट हो गया है तो हमें अगला स्टेप लेना चाहिए। वो अगला स्टेप है
कि जो इंडस्ट्री सिंपल हो, जिसकी और ज्यादा एंसिलरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस ना हो और वो अपने ग्रीन जोन में ही कंप्लीट हो, तो उसको इजाजत देनी चाहिए खोलने के लिए। एम्प्लॉयमेंट भी शुरू होगी, लोगों की उम्मीद भी बढ़ेगी कि ये अब हम वापस आ रहे हैं। ये दो बहुत जरूरी तरीके, एक तो मेडिकल साइकोलॉजी में बोल रहा हूँ, दूसरा इकोनॉमिक्स पर बोल रहा हूँ। ठीक है सर। तो अगर जो ऐसा होगा इस सब के और एक हफ्ते, लेकिन इस सब के बीच वो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से मरीजों में जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, क्या ये आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज इंपोज कर रहा है? ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात ये दो चीजें दिखाती है कि एक तो जो बीमारी महामारी जिसको हम कहते हैं फैली हुई है, उसमें 80-85% लोग जो हैं वो खुद ही रिकवर हो जाएंगे, उनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे और वो खुद ही रिकवर हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट ना करे ये ना जानते हुए कि उनको बीमारी है। अगर जो हम ऐसा करते हैं कि मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और हैंड हाइजीन करेंगे, तो वही एक इलाज है कि आपकी जो स्पीड जिससे बढ़ रही है ये बीमारी, उसको रोका जा सकता है। तो अगर जो हम इन तीनों चीजों पे अमल, ये हमारा धर्म बन गया, नया धर्म यही है, ये तीन चीजें कि इस धर्म को हम अपनाएं, पूरा इसका 100% पालन करें, तो हिंदुस्तान को बचाने में इसका सबसे बड़ा हाथ होगा। ठीक है सर। सर, वायरस को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है तो भाई मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं देखिए वायरस बहुत नया है, 3.5-4 महीने पुराना वायरस है, अभी उतनी स्टडीज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ बातें इस वायरस को लेकर की जाती है। मुझे लगता है अब ये भ्रम है, भ्रांति है या इसमें कुछ सच्चाई है, आप बेहतर तरीके से दर्शकों के सामने बात रख पाएंगे। एक तो ये कहा जा रहा है कि साहब डेथ रेट हिंदुस्तान में कम है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जो स्ट्रैंड है वायरस का बड़ा माइल्ड सा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि साहब गर्मी, टेम्परेचर जो हमारे यहाँ का है उसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट है हिंदुस्तान में वो ज्यादा नहीं है इस कोविड-19 की वजह से। इस पर प्लीज एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखो ऐसा है कि ये सब स्पेकुलेशन है और उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान को बचा लेगा कोई, ये अच्छी बात है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सोचे कि गर्मी आ गई तो अब लापरवाह हो जाए, उससे बड़ी गलती होगी नहीं। आप ये देख रहे हो, मैंने एक फोटो देखी कोई 2 हफ्ते पहले, किसी ने शिवलिंग के ऊपर एक मास्क पहना के बोला शिवलिंग जी हमें, शिव जी हमें बचा लो। खैर ये सब चीजें बचाएं तो बहुत अच्छा है, पर हमें खुद अपने आप को बचाना है। मैंने तो यही बोला कि आपका धर्म ही है, जैसे आप भगवान का नाम लेते हो, खुदा का नाम लेते हो, ईसा मसीह का लेते हो, गुरु नानक का लेते हो, आप इसका इसको उसके साथ जोड़ो कि मैं 3 चीजें जरूर करूंगा अपने लिए सारा दिन। अगर जो आप रहेंगे तो हिंदुस्तान बचेगा, क्योंकि कोई अब ये आप सोचो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, हमें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसके अंदर बिल्कुल बहुत क्लोज काम होता है, तो अगर जो हम उस जाल में फंस गए बिना कॉशन के, तो इसकी महामारी दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए हो सकती है कि हमारी तादाद भी तो एक 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ बंदे हैं हमारे पास। तो इसीलिए ध्यान रखना है हमें कि ये दवाइयां, जैसे आप प्लाज्मा की बात कर रहे थे, प्लाज्मा इज नॉट ट्रीटमेंट, अभी पता नहीं है, उससे उम्मीद जागी है। रेमडेसिविर जो दवाई नहीं निकली है उससे भी उम्मीद जागी है। सर, इसी पर सवाल था मेरा कि भाई उम्मीद जाग रही है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, लेकिन उस पर फिर विरोधाभास इतना ज्यादा क्यों, कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जिस पेशेंट को दिया अब वो ठीक हो गया है, डिस्चार्ज कर दिया है, केंद्र कहती है नहीं अभी रोक दो, प्लाज्मा ट्रीटमेंट को हम नहीं कहेंगे कि इसके तो आज की हेडलाइन देखोगे तो बॉम्बे में जिसको दिया था वो मर गया बेचारा, हाँ, जिस पेशेंट को दिया। तो इसके ये सारी देखो आज क्या बात है, आज के दिन हम इतने परेशान हैं इस वायरस से कि कुछ भी उम्मीद किरण हमें दिखती है उसके हम सोचते हैं कि यही हमारा इलाज हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन। तो इसीलिए हम भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैबिंग एट स्ट्रॉज, मेरा कहना है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका अंग्रेजी एक्सप्रेशन है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। उम्मीद है पर सावधान रहे। इसलिए ये मत सोचे कि आज ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, चलो जी अब तो आराम हो गया, प्लाज्मा ले लेंगे ठीक हो जाएगी। ये सच नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला रुकिए,
हम स्टडीज कर रहे हैं, ICMR, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये सब स्टडी कर रहे हैं। इसका जल्दी ही हमें पता लग जाएगा आने वाले 10-15 दिन में कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तब वो बता सकेंगे कि किस टाइम दिया जाए, कितना दिया जाए, किससे लिया जाए, किससे नहीं लिया जाए, और कौन सी एंटीबॉडीज है जो उसमें वर्क करती है कि नहीं करती। तो जब इसका साइंटिफिक एविडेंस आएगा तब हम खुश होंगे। पर इतना इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो किसी को जरूरत है तो ऑन कंपैशनेट ग्राउंड उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन सावधान रहें। प्लाज्मा थेरेपी के लिए ये सलाह डॉक्टर नरेश त्रिहन की। सर, ये जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आप भी बताइए दर्शकों को कि अमेरिका तो बहुत ज्यादा मिन्नतें करके एक तरीके से हिंदुस्तान से दवा लेकर गया है। इस दवा में क्या इलाज छिपा हुआ है कोरोना का? क्या है ये दवा? नहीं, देखो ऐसा है कि ये दवा यूज करी जाती थी, अब भी यूज होती है मलेरिया में, और इसकी कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज उसमें देखी गई थी। इसीलिए इसको रीपर्पस किया गया कि वायरल बीमारी है ये, इसमें हो सकता है ये काम आए। तो इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने कंक्लूसिव नहीं है। अच्छा, तो ये हमने किया, सारा लिटरेचर, सारी दुनिया की जो एक्सपीरियंस है उसको देख के किया गया कि अगर जो किसी को है और हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी चाहिए, क्योंकि लगता है कि इसकी वजह से जो वायरल लोड है या उसके बॉडी का जो रिएक्शन है वायरल लोड को, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हो सकता है कि इससे लोग जल्दी बेहतर हो जाए या उनकी जान भी बच जाए। तो इसीलिए हम दे रहे हैं। और जो लोग पेशेंट जिसके, जैसे आप 2 दिन पहले जो निकला है कि आप घर में आइसोलेशन कर सकते हैं, तो जो शख्स जिस पेशेंट को घर पे ट्रीट कर रहा है उसको भी लेना चाहिए। वैसे जनरल पब्लिक को नहीं लेना चाहिए, और जनरल पब्लिक को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। और वो भी हमेशा मेरे ख्याल से डॉक्टर की सलाह पर, अगर डॉक्टर सलाह दें कि जो पेशेंट को अटेंड करें। जी जी जी, अंडर सुपरविजन। सर एक उम्मीद, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार उम्मीदों की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी की हमने बात की है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हमने बात की, मौसम की भी बात कर ली हमने। एक उम्मीद वो BCG टीके को लेकर भी है सर, कि वो जो BCG का टीका है शायद वो एक तरीके से कवच है, वो कोरोना की बीमारी से मरने नहीं देगा कम से कम। देखो, ये वही मैंने बोला, उम्मीद की बात ये है कि 2 देश है, पोर्चुगल और स्पेन दोनों का बॉर्डर लगता है साथ। पोर्चुगल में BCG लगता है, स्पेन में नहीं लगता। स्पेन में जो महामारी हुई वो बहुत ज्यादा हुई, पोर्चुगल में कम हुई। इसीलिए जब लोग साइंटिस्ट सब पढ़ रहे थे, समझ रहे थे इस बात को कि क्यों ऐसा हुआ है, तो एक चीज उसमें निकली कि उनकी BCG भी की वैक्सीन है। अब इसका यही मतलब है कि हो सकता है हमारी इम्यूनिटी बेटर हो। ये भी हो सकता है कि हम, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां होती है, मलेरिया भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती है, डेंगू भी हुई, सब कुछ हुआ यहाँ। हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई और हम इस वायरस से भी बहुत जबरदस्त लड़ सकेंगे, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। और अगर जो मेरा सिर्फ एक ही सावधानी मैं देना चाहता हूं कि हमें अपना जो तैयारी है, जो हमारे को लगता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। क्योंकि अगर जो हम गलत स्टेप पे पकड़े गए तो इसकी प्राइस पर्सनली भी बहुत ज्यादा होगी, लोगों को, फैमिली को भी होगी, देश को भी होगी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस वजह से हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक रिपोर्ट आज आपने भी देखी होगी जो छपी है अखबारों के अंदर, उसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान में जो डेथ रेट है 6 अप्रैल के मुकाबले अब जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं तो 60 साल से कम उम्र के लोगों में वो बढ़ा है थोड़ा। हालांकि दुनिया भर में तो हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं भाई उनमें डेथ रेट ज्यादा होता है। इसके पीछे क्या आपको लगती है वजह? नहीं, ये एक्चुअली देखोगे कि क्या प्रोपोर्शन होती है बुजुर्गों की एक कंट्री में। जैसे इटली जैसी कंट्री में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और यूरोप में खास करके ऐसे ही है कि यूरोप में जो जनरल पॉपुलेशन है उनकी एज बढ़ती जाती है और उनके बच्चों की तादाद कम है, क्योंकि वो बच्चे ही नहीं पैदा करते। तो इसीलिए वहां पे तो लोगों को पैसा मिलता है कि आप प्लीज एक और बच्चा पैदा करो। जर्मनी में 5000 यूरो देते हैं कि भाई अगर जो आप एक बच्चा पैदा करो आपको एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी। तो हमारी
पॉपुलेशन अलग है। हमारी तो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एक्सट्रीमली ऑपोजिट है दुनिया में। तो तादाद के हिसाब से ये डिवीजन होगा और ये एक जाहिर होता है कि अगर जो एक युवा को लगता था कि मेरे को कुछ नहीं होगा, वो गलत है। उनको भी ये उतनी जितनी तादाद में यहाँ पे 50% से ज्यादा जो डेथ्स हैं बिलो 60 इयर्स ऑफ एज है जी, ये हमें सोचना चाहिए कि ये नहीं कि हम लापरवाह रहे क्योंकि हम युवा हैं। और इसके दो और भी प्रॉब्लम है। अगर जो आपके बुजुर्ग घर पे है और आपको हो गया तो आप उनको भी तकलीफ पहुंचाओगे, उनको भी आप परेशानी में डाल सकते हैं। सर, वैक्सीन कितना इंतजार और करना पड़ेगा इसके लिए? तो वैक्सीन का एक प्रोसेस होता है जिसमें पहले तो जो एक हमारा टारगेट है, जो ये कोविड-19 टारगेट है, इसके अगेंस्ट कैसे इसको डिफीट किया जाए वैक्सीन के जरिए, दो तरीके होते हैं। एक तो ये वायरस को अटेन्युएट किया जाए, मतलब इसको मतलब डेड कर दिया जाए, नॉन फंक्शनल कर दिया जाए, उसको फिर कल्चर करके उसकी सीरम वैक्सीन बनाई जाए और उसको लोगों को दिया जाए कि वो एंटीबॉडी जो बनेगी उस वायरस के अगेंस्ट वो बॉडी बना ले और हमारे को इम्यूनिटी हो जाए उसके साथ। ये जो वैक्सीन का प्रिंसिपल होता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं कि पहले तो आप उसको रिकॉग्नाइज करें कि इसका डीएनए क्या है, उसके अगेंस्ट वो बनेगी वैक्सीन, और उसके बाद उसको ह्यूमन ट्रायल्स में पहले क्लिनिकल, पहले प्री क्लिनिकल होता है जो एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं कि कोई सेफ्टी है, उसके बाद उसको सेफ हो तो फिर उसको ह्यूमन में ट्राई करते हैं फॉर सेफ्टी ट्रायल्स, जिसको फेज 1 कहते हैं। अब आज फेज 1 में है। एक तो लीड कैंडिडेट है, वो है ऑक्सफोर्ड की जो रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसकी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गई। अगर जो वो सेफ्टी ट्रायल कंप्लीट होती है और सब ठीक लगता है तो उसको फेज 2 मतलब स्मॉल ग्रुप लार्जर ग्रुप के लोगों को दिया जाएगा और उससे देखा जाएगा कि उनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, तो फिर उसको फेज 3 ट्रायल में देते हैं जो सारी दुनिया में करी जा सकती है, इंडिया में भी करी जा सकती है। वो तो अगर जल्दी से जल्दी भी बने वैक्सीन तो वो कितने समय में आ जाएगी? तो उम्मीद ये है कि 8 महीने से 12 महीने, लगता तो है कि 12 महीने से पहले बननी मुश्किल है, पर ऑक्सफोर्ड वालों का कहना है कि हम 6 और 12 महीने के बीच में बना लेंगे। दूसरी जो अमेरिका में बन रही है, मॉडर्ना एक कंपनी है जो इसको वो आरएनए को डिकोड करके उसके हिसाब से वैक्सीन बना रही है, उनका भी ये कहना है कि 1.5 साल लगेगा। तो दो ये लीड कैंडिडेट्स हैं। वैसे और भी कई कंट्रीज में वैक्सीन के ऊपर रिसर्च चल रही है, बट उम्मीद ये है कि ये दो जो है ये लीड कैंडिडेट्स होंगे। और इसमें भी कम से कम 8 से 12 महीने का समय, जिस तरीके से डॉक्टर नरेश त्रेहान बता रहे हैं, मतलब लड़ाई बहुत लंबी है और इस लंबी लड़ाई में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो फिर संयम ही जीवन का नया नियम आपको बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब हमारे साथ बने रहने के लिए।